एक भूत जिसने 180 लोगों की जान बचाई थी। तारीख थी 29 दिसंबर 1972। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 401 न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ी थी। उसे निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरनी थी। फ्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट एल्विन चलाने वाले थे, जिनके पास लगभग 30,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन, 51 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो भी फ्लाइट में उनका सहयोग करने वाले थे। फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार थी। सुबह के 9:20 पर फ्लाइट ने उड़ान भर दी। सभी लोग प्लेन की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहीं क्रू मेंबर्स उनकी सेवा में लगे हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 2 घंटे का समय यूं ही बीत गया। फ्लोरिडा बस आने ही वाला था। कैप्टन ने लैंडिंग की तैयारी कर ली थी। फ्लाइट में लैंडिंग के लिए जरूरी अनाउंसमेंट होने लगे। सभी के चेहरे पर मंजिल तक पहुंचने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही को पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए प्लेन के लीवर को नीचे की तरफ किया, वैसे ही सामने की स्क्रीन पर ग्रीन इंडिकेटर जलने लगा। को पायलट ने अपनी तरफ से तो लैंडिंग गियर खोल दिया, लेकिन उनके सामने जो मंजर था वो बेहद डरावना था। उन्होंने देखा कि इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट अब जल ही नहीं रही है। उन्होंने इसकी जानकारी कैप्टन को दी। कैप्टन भी स्क्रीन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब तक इंडिकेटर में ग्रीन लाइट नहीं आती तो इसका मतलब होता है कि प्लेन का लैंडिंग गियर खुला ही नहीं। इसके बाद उन्होंने खुद भी लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी। इसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी को दी। प्लेन तब तक नीचे आना शुरू हो चुका था। लैंडिंग बस होने ही वाली थी। लेकिन जब एटीसी को इस बात का पता चला तो उन्होंने कैप्टन को कहा कि वो प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। फिर उसे ऑटो पायलट मोड में डालकर खुद चेक करें कि आखिर दिक्कत कहां आ रही है। कैप्टन ने फिर वैसा ही किया। इसके बाद प्लेन के इंजीनियर्स कॉकपिट के अंदर आए। उन्हें लगा कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। फिर उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिससे प्लेन की सभी लाइटें ऑन हो जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि प्लेन में सभी चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं। इंजीनियर ने जैसे ही वो बटन दबाया, इंडिकेटर की लाइट तब भी नहीं जली। फिर पायलट ने इंजीनियर को कहा कि वे प्लेन के बॉटम कैबिन में जाकर चेक करें कि दिक्कत कहाँ है। इंजीनियर तुरंत बॉटम कैबिन में गए। उधर 10 मिनट का समय बीत चुका था, लेकिन इंजीनियर वापस नहीं लौटे। वहीं प्लेन भी अब धीरे धीरे नीचे आने लगा। इंजीनियर ने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुले थे, जिसके बिना लैंडिंग होना नामुमकिन था। इसके बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। यात्री भी अब परेशान होने लगे। क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करवा रहे थे। प्लेन लगातार नीचे जा रहा था। पायलट को डर था कि कहीं प्लेन किसी जगह से टकरा ना जाए, इसलिए वे प्लेन को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये कोशिश भी सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद प्लेन बुरी तरह जमीन पर आकर क्रैश हो गया। इस कारण जहाज के परखच्चे उड़ गए। इस प्लेन हादसे में कुल 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन 75 लोगों को बचा लिया गया। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इस घटना में तो भूत का कहीं जिक्र हुआ ही नहीं, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। मियामी हेराल्ड के मुताबिक इस प्लेन हादसे के बाद ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट ट्राई स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ उड़ी। इस प्लेन में क्रू मेंबर सहित 180 लोग सवार थे। उड़ान भरने के बाद एयर होस्टेस मैरी यात्रियों की सेवा में लग गई थी। वह खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए ओवन के पास आई। जैसे ही उन्होंने ओवन के अंदर हाथ डाला तो उनके सामने एक बेहद डरावना चेहरा आया। मैरी उस चेहरे को देखकर डर गई। वह चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम होगा।
जब दोबारा उन्होंने ओवन में हाथ डालने की कोशिश की तो वही चेहरा एक बार फिर उन्हें दिखाई दिया। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी तुरंत डरकर वहां से भाग गई और फ्लाइट इंजीनियर को ये सभी बातें बताई। फ्लाइट इंजीनियर को पहले ये बात मजाक लगी, लेकिन जब वह मैरी के साथ ओवन के पास गया तो उसे भी वही चेहरा नजर आया। इस बार वह चेहरा कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उस चेहरे ने उन्हें चेतावनी दी कि थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वह चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन इंजीनियर को वो चेहरा याद आ गया। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि फ्लाइट 401 के उसी इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो का था, जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी। जब मैरी और इंजीनियर ने ये बातें क्रू मेंबर्स को बताई तो वे हंसने लगे, लेकिन तभी कैप्टन को लगने लगा कि प्लेन का इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो वे विमान को मैक्सिको से मोड़कर न्यूयॉर्क की तरफ ले गए, जहां फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए उतरना पड़ा ताकि विमान को चेक किया जा सके। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया गया और प्लेन को चेक करने के लिए बिना यात्रियों के उड़ाया गया। लेकिन इस फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। क्रू मेंबर्स को अब डॉन रेपो की बात याद आने लगी। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वह सच था। अगर उस समय प्लेन में कोई यात्री बैठा होता तो वह पक्का मारा जाता। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब इस फ्लाइट की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था। वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था। इस सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बनी है, द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। नंबर 2, एक ऐसा आदमी जिसे 3 बार फांसी की सजा दी गई, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। दुनिया में जब किसी कैदी को सजाए मौत दी जाती है तो उसका मरना निश्चित माना जाता है। ऐसे में क्रिमिनल की सांसें तेज होनी शुरू हो जाती हैं। उसके दिमाग में अपने जिंदा बचने की उम्मीद को छोड़कर हर एक तरह के ख्याल आने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसे एक नहीं बल्कि 3 बार फांसी दी गई, लेकिन फिर भी उसकी मौत नहीं हुई? हम बात कर रहे हैं जॉन बाबा कॉम्बी ली की। ये शख्स एक महिला के घर पर नौकरी किया करते थे। वह महिला बहुत अमीर थी। एक दिन महिला के घर पर चोरी होती है और इसके जुर्म में वह जॉन ली को अपने घर से निकाल देती है। ऐसे में 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जॉन को एक महिला के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जॉन ली शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे थे, लेकिन इसके पास से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित होता था कि कत्ल उन्होंने ही किया। वहीं दूसरी तरफ जॉन बार बार अपनी बेगुनाही के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके अलावा मौकाए वारदात पर कोई था ही नहीं, और इनके हाथों में लगे कट के निशान भी यही इशारा कर रहे थे कि दाल में कुछ काला है। और ब्रिटिश पुलिस ने अपना ज्यादा दिमाग और समय न लगाते हुए जॉन को ही गुनहगार समझकर कोर्ट में केस शुरू कर दिया, जहां पर कोर्ट ने भी इन्हें ही मुजरिम माना और जॉन ली को मौत की सजा सुना दी गई। 23 फरवरी 1885 के दिन जॉन का मुंह ढककर फांसी के फंदे तक ले जाया गया। जल्लाद ने उसे फांसी देने के लिए हैंडल खींचा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जॉन के नीचे मौजूद लकड़ी का दरवाजा खुला ही नहीं। जल्लाद ने हैंडल को कई बार खींचा, लेकिन उसके कई प्रयासों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और जॉन फांसी से बच गया। दूसरे दिन फिर से जॉन को सजा देने के लिए लाया गया, तो उस दिन भी दरवाजा नहीं खुला और लगातार ऐसा 3 बार होने की बाद ये मामला कोर्ट में गया, जहां हर एक चीज की तहकीकात की गई कि आखिर ये हो कैसे रहा है, क्योंकि एक शख्स का 3-3 बार फांसी की सजा से बच निकलना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और इसी वजह से ये केस हाई अथॉरिटी तक गया, जहां इस चीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि आखिर फांसी की सजा 3 बार कैसे रुक सकती है। जब पूरी तहकीकात की गई तो यह पता चला कि एक लोहे के टुकड़े की वजह से दरवाजा पूरी तरह से जाम हुआ पड़ा था, इसलिए वो खुल नहीं रहा था। इसके बाद लोगों को यही लगा कि जॉन को भगवान पर भरोसा था और भगवान ने ही उसकी मदद की।
इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने जॉन की सजा माफ कर दी। कोर्ट का कहना था कि जॉन ने 3 बार मौत की सजा को महसूस किया और इतनी सजा उसके लिए काफी है। फिर 19 फरवरी 1945 को जॉन का 80 वर्ष की उम्र में सामान्य रूप से निधन हो गया, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नंबर 3, कलाकार लौरा पी की एक तस्वीर द स्टेज क्राफ्ट अभिशापित कहलाती है। इस पेंटिंग को कलाकार ने एक फोटोग्राफर की तस्वीर से प्रेरित होकर बनाया था। हालांकि फोटोग्राफर ने तस्वीर देखने के बाद बताया कि उसकी ली फोटो में गाड़ी के पास कोई आदमी खड़ा था ही नहीं। ये सच था, लेकिन लौरा ने भी खुद अपनी तस्वीर में कोई आदमी नहीं बनाया था। तब भी पेंटिंग में गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा दिखता है। लौरा ने ये पेंटिंग एक दफ्तर में रखवाई तो वहां लगातार गड़बड़ियां होने लगी, पेपर गायब होने लगे। लगातार कई सालों तक ये हर खरीदार के लिए मुश्किलें लाती रही। लोग कटे सिर के आदमी को घूमता देखते। आखिरकार इस पेंटिंग को जलाना पड़ा। नंबर 4, आज हम एक अनोखे रहस्य की बात करेंगे, जो है एक प्राचीन रहस्यमय हथौड़ा। वैज्ञानिकों के संशोधन के अनुसार यह हथौड़ा करोड़ों साल पुराना है, जिसे लंदन आर्टिफैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा सन 1934 में एक 400 मिलियन साल पुराने चूना पत्थरों की चट्टानों में मिला है। और फिर जब इस एंशिएंट हैमर को वैज्ञानिक संशोधन के लिए अपने प्रयोगशाला में लाए और उस पर अध्ययन करने के बाद उन सब वैज्ञानिकों की टीम आश्चर्यचकित और हैरान हो गई, क्योंकि कई प्रयोगों द्वारा उन्हें पता चला कि ये रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा लगभग 100 से 140 मिलियन साल पुराना हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक पाषाण युग का काल हजारों साल में बताते हैं। तो ये शुद्ध लोहे का हथौड़ा करोड़ों साल पहले कहां से आया और इसे किसने बनाया था? वह कौन सी सभ्यता थी जो इतनी आधुनिक और उच्च थी? ये रहस्यमय प्राचीन हथौड़ा करोड़ों साल पुराना होने के कारण इस हथौड़े का लकड़ी का हैंडल कोयले का बन चुका था। और दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके लोहे की शुद्धता, क्योंकि इतना शुद्ध लोहा अभी तक किसी भी खदान में नहीं पाया गया था। इस रहस्य भरे हथौड़े के लोहे की शुद्धता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 1934 में इसे चट्टानों में से निकाला गया था, तब इस पर निकालते समय कुछ खरोंचें पड़ी थी, और अब भी 80 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इसके बावजूद भी उस पर जंग का कोई निशान या लक्षण नजर नहीं आता। नंबर 5, यह घटना 6 मई 1937 की है। हिंडनबर्ग एयरशिप ने 3 मई को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से अमेरिका के न्यू जर्सी के लिए उड़ान भरी थी। जब एयरशिप न्यू जर्सी पहुंचा तो मौसम खराब हो गया। एयरशिप ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन पहले प्रयास में फेल हो गया। एयरशिप की लैंडिंग बहुत मुश्किल होती थी। कंट्रोल रूम से कहा गया कि वह तूफान से दूर जाकर आसमान में उड़ता रहे और थोड़ी देर इंतजार करे। मौसम ठीक होने पर फिर से लैंडिंग की अनुमति मिली। एयरशिप लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही देर में हवा का रुख एयरशिप के खिलाफ होने लगा। अब 2 ही विकल्प थे। पहला, धीरे धीरे लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए, जिसमें टाइम बहुत लगता। दूसरा, एक शार्प मोड़ लेते हुए लैंडिंग साइट पर पहुंचा जाए। हिंडनबर्ग के पायलट ने दूसरा रास्ता चुना। ऐसा कहा जाता है कि इस शार्प मोड़ लेने के चलते एयरशिप के पिछले हिस्से के कुछ स्टील के तार टूट गए, जिससे एक गैस चैम्बर को नुकसान पहुंचा। इससे गैस लीक होने लगी। लैंडिंग साइट तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही एयरशिप का पिछला हिस्सा नीचे झुकने लगा, जबकि लैंडिंग के समय एयरशिप को बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए पायलट ने पिछले हिस्से से 3 बार पानी गिराने का ऑर्डर दिया। साथ ही सारे क्रू मेंबर्स को एयरशिप में आगे की ओर जाने को कहा गया। जब एयरशिप को लैंड कराया जाता है तो कुछ रस्सियां नीचे फेंक दी जाती हैं। इन रस्सियों से एयरशिप को नीचे खींचा जाता था। रस्सियों के सहारे एयरशिप को नीचे खींचा ही जा रहा था, लेकिन तभी एयरशिप के पिछले हिस्से में आग लग गई। शिप में काफी हाइड्रोजन गैस भरी थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली। एक झटके में एयरशिप आग का गोला बन गया। कहा जाता है कि तूफान में बिजली कड़कने से एयरशिप का बाहरी हिस्सा और अंदर के ढांचे के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया था। इससे आग लग गई। जब आग लगी तो कई लोग डर के चलते खिड़कियां तोड़कर कूद गए थे।
इस हादसे ने 30 से 35 सेकंड के अंदर ही 36 लोगों की जान ले ली थी। हिंडनबर्ग हादसे ने एयरशिप इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। इस हादसे से पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले एयरशिप काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। हिंडनबर्ग हादसे के बाद लोगों का इससे भरोसा उठ गया। एयरशिप बनाने वाली कंपनियां बर्बाद हो गई। इसके बाद कॉमर्शियल एयरप्लेन का चलन शुरू हुआ था। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल एके विकी मीनिया को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।